अध्याय 6 1991 से आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति। 1991 से आर्थिक सुधार या फिर नई आर्थिक नीति। अध्याय 6 आर्थिक सुधार। क्या आर्थिक सुधार हुए? हमें आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले हेडिंग, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता। आर्थिक सुधारों की आवश्यकता, हमें आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी? आर्थिक सुधारों का अर्थ है आर्थिक दक्षता में सुधार, लाने वाली आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना। आर्थिक सुधारों का अर्थ है आर्थिक दक्षता। आर्थिक दक्षता का मतलब आर्थिक उत्पादन गतिविधि में सुधार लाने वाली आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना, यानी नई नीति लेकर के आना। जो पुरानी नीति चल रही उन नीतियों को समाप्त करके एक नई आर्थिक नीति लेकर के आना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी। तो पहला हेडिंग आता है राजकोषीय घाटे में वृद्धि। राजकोषीय घाटे में वृद्धि यानी राजकोषीय घाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। राजकोषीय घाटा होता क्या है? जब सरकार व्यय ज़्यादा कर देती है और उसकी प्राप्तियां जो होती हैं कम होती हैं। सरकार का खर्चा ज़्यादा हो जाता है और प्राप्तियां क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं, तो उसे बोला जाता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा दिन पर दिन क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। राजकोषीय घाटा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। 1981 और 82 में 1981 और 82 के करीब, 1981 से 82 के करीब जो राजकोषीय घाटा था, राजकोषीय घाटा बहुत ही अधिक था। तकरीब जीडीपी का तकरीब 8.4% था। जीडीपी जो थी, जीडीपी का तकरीब 8.4% राजकोषीय घाटा के करीब था। जैसे जैसे योजनाएं समाप्त होती जा रही थी, राजकोषीय घाटा क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण हमें नई आर्थिक नीति की जरूरत पड़ी। दूसरा कारण प्रतिकूल भुगतान शेष। भुगतान शेष भी प्रतिकूल हो रहा था। भुगतान शेष होता क्या है? आयात और निर्यात का अंतर भुगतान शेष कहलाता। आयात और निर्यात का अंतर, और ये प्रतिकूल हो रहा था। प्रतिकूल का मतलब क्या है? कि हम वस्तुओं का आयात ज़्यादा कर रहे थे, निर्यात क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे, जिसके कारण भुगतान शेष प्रतिकूल होता जा रहा था। ये भी हमारे लिए सही नहीं था। दिन पर दिन घाटा क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। प्रतिकूल भुगतान शेष यानी भुगतान शेष का घाटा बढ़ता जा रहा था, यानी हम दूसरे देशों पर निर्भर ज़्यादा कर रहे थे, अपने देश में निर्भर कम कर रहे थे। तीसरा रीजन हमें नई आर्थिक नीति लाने का, तीसरा रीजन जो है वो खाड़ी संकट। खाड़ी संकट का मतलब है खाड़ी देशों में युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध होने से वहाँ पर जो पेट्रोल की जो कीमतें थी, पेट्रोलियम की जो कीमतें थी, कीमत जो है वो क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। पेट्रोलियम की कीमतें दिन पर दिन क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। इसके कारण हमें नई आर्थिक नीति की ज़रूरत पड़ी। विदेशी विनिमय के भंडारों में कमी। विदेशी विनिमय के भंडारों में क्या होने लग गई? कमी होने लगी। विदेशी विनिमय के भंडारों में कमी यानी विदेशी करेंसी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं बची। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम 10 दिन तक विदेशी व्यापार कर सकें, यानी विदेशी वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं का आयात कर सके, विदेशी वस्तुओं को खरीद कर ला सके। 10 दिन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय भंडार नहीं बचे हुए थे। इसका सामना करने के लिए हमें अपने सोने के भंडारों को हमने विदेशी बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा। इसके कारण हमें नई आर्थिक नीति की जरूरत पड़ी। कीमतें में वृद्धि। कीमतें लगातार क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही। लगातार कीमतें बढ़ती जा रही थी। 1981 से लेकर के 1991 तक ये दौरान ऐसा था, ये टाइम ऐसा था कि यहाँ पर कीमतें लगातार दिन पर दिन क्या होती जा रही थी? बढ़ती। अच्छे मानसून होने के बावजूद भी, फसल के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भी कीमतें लगातार क्यों बढ़ती जा रही थी? बढ़ क्यों रही थी? क्योंकि अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। राजकोषीय घाटा का पूरा करने के लिए सरकार मुद्रा की पूर्ति क्या कर रही थी? ज़्यादा कर रही थी, और मुद्रा की पूर्ति अधिक होने की वजह से लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो रहे थे, उनकी मांग बढ़ रही थी, और मांग बढ़ता देख कीमतें क्या होती जा रही थी? दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का असंतोषजनक निष्पादन। जो सरकारी क्षेत्र के उद्यम थे उनका निष्पादन, यानी निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस, यानी काम जो था उनका बहुत ही ख़राब होता जा रहा था। वो लूट मार, चोरी, भ्रष्टाचार, इन सब कामों में क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। तो इन सारे 6 पॉइंट को देखते हुए हमें नई आर्थिक नीति की, अर्थव्यवस्था के अंदर नई आर्थिक नीति की ज़रूरत पड़ी। नई आर्थिक नीति की ज़रूरत पड़ी। तो 1991 में हमें 1991 में नई आर्थिक नीति की क्या की गई? शुरुआत की गई, और उस नई आर्थिक नीति का नाम रखा गया LPG।
LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था में चलता था LQP, लाइसेंसिंग कोटा परमिट। लाइसेंसिंग कोटा परमिट चलता था। लाइसेंसिंग कोटा परमिट की जगह पर नया स्थान किसने लिया? LPG ने। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण ने इसका स्थान लिया। तो हमें नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में की। नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में की गई थी। इसकी शुरुआत हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने किया था, शुरुआत किया। उदारीकरण, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। उदारीकरण। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। यानी अर्थव्यवस्था में सरकार ने जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी प्रतिबंध लगाए हैं, उन प्रतिबंधों को अर्थव्यवस्था से मुक्त कर देना। उन प्रतिबंधों को अर्थव्यवस्था से मुक्त कर देना, ये उदारीकरण कहलाता है। ये उदारीकरण, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था पर बहुत सारे नियंत्रण थे। बिना लाइसेंस लिए आप कोई सा भी उद्योग शुरू नहीं कर सकते। लेकिन उदारीकरण के बाद इसको क्या कर दिया, इस नियम को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। आप बिना लाइसेंस लिए आप उद्योग शुरू कर सकते हो। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे भी हैं अभी भी कि जिस पर लाइसेंस लेना कंपलसरी है, लेकिन बाकी सारे उद्योगों पर लाइसेंस क्या कर दिए गए? हटा गए। इसे उदारीकरण बोला जाता है। यानी अर्थव्यवस्था पर जो भी प्रतिबंध लगे हुए थे, उन प्रतिबंधों को हटा देना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण के अंतर्गत सुधार। उदारीकरण के अंतर्गत सुधार क्या किए गए? उदारीकरण के अंतर्गत सुधार, क्या सुधार किए गए? पहला सुधार किया गया औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार। औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार। औद्योगिक क्षेत्र संबंधी क्या सुधार किए गए? औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन, जो भी मैंने बताया, औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन। यानी अर्थव्यवस्था पर जिन उद्योगों पर बिना, जो भी उद्योग थे उन पर लाइसेंस लेना क्या था? कंपलसरी था। बिना लाइसेंस लिए आप उद्योग शुरू नहीं कर सकते। उन उद्योगों पर से लाइसेंस को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। लेकिन कुछ उद्योग अभी भी ऐसे हैं जिनका लाइसेंस लेना क्या है? जरूरी है। जैसे शराब उद्योग हो गया, सिगरेट, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोट और खतरनाक रसायन। शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोट एवं खतरनाक रसायन, इन सब उद्योगों पर अभी भी लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके अलावा बाकी जितने भी उद्योग हैं, उन उद्योगों को लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, फिर क्या कर दिया गया? जो दूसरा पॉइंट आता है, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर पहले 17 उद्योग थे। 17 उद्योग से घटा करके अब मात्र, पहले 17 उद्योग थे, 17 उद्योग से घटा करके अब मात्र 2 उद्योग रह गए हैं। 2 उद्योग, जिसके अंदर है रेलवे और परमाणु ऊर्जा। रेलवे और परमाणु ऊर्जा अब ये पूरी तरीके से सरकारी है। बाकी सारे उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन कर दिया गया है, यानी सारे उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया है। अब मात्र 2 ही उद्योग बचे हैं जो पूरी तरीके से सरकारी हैं। बाकी सारे उद्योगों का संकुचन कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का संकुचन कर दिया गया। आगे, उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण हटाना। उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण हटाना। उत्पादन क्षमता को पहले लाइसेंसिंग के साथ जोड़ा गया था, अब लाइसेंसिंग से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। अब लाइसेंस, पहले उत्पादन क्षमता को लाइसेंस के साथ जोड़ा गया था, अब लाइसेंसिंग से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। अब लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, अब ये सारा का सारा निर्णय बाजार शक्तियों द्वारा लिया जाता है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण को क्या कर दिया गया? हटा दिया। उत्पादन क्षमता का विस्तार। उत्पादन क्षमता का विस्तार कर दिया गया, यानी जितनी मात्रा में चाहे उत्पादक उतनी मात्रा में उत्पादन कर सकता है और जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में बेच सकता है। तो उत्पादन क्षमता का क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। पूंजी वस्तुओं के आयात पर स्वतंत्रता। पहले क्या था? लाइसेंसिंग, उदारीकरण से पहले हम पूंजीगत वस्तु, यानी देश जो था पूंजीगत वस्तु में आयात नहीं कर सकता था। उस पर बहुत सारे नियम कानून होते थे आयात करने के लिए, खरीदने के लिए। लेकिन उदारीकरण के पश्चात पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता दी गई, यानी कोई भी पूंजीगत वस्तु विदेश से आयात किया जा सकता था। ये सुधार हुआ। औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार। औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधारों में हमने पढ़ा, औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन किया गया, उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण को हटा दिया गया, उत्पादन क्षमता का विस्तार किया गया, पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता। अब पढ़ते हैं आगे, वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार, यानी उदारीकरण के बाद वित्तीय क्षेत्र संबंधी क्या सुधार किए गए? वित्तीय क्षेत्र संबंधी क्या सुधार किया गया? जिसमें आता है राजकोषीय सुधार।
पहला पार्ट आता है राजकोषीय वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार। वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार, वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार के बारे में पढ़ते हैं। वित्तीय क्षेत्र के अंदर बैंकिंग और गैर बैंकिंग सुविधाओं को शामिल किया जाता है। बैंकिंग और गैर बैंकिंग, बैंकिंग और गैर बैंकिंग। बैंकिंग और गैर बैंकिंग सुविधाओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। बैंकिंग और गैर बैंकिंग सुविधाएं क्या है? पहले आरबीआई जो था बैंकिंग के अंदर, पहले आरबीआई एक नियामक के रूप में काम करता है। नियामक का मतलब है जो भी नियम कानून बनाने होते थे वित्तीय क्षेत्र संबंधी, वो सारा का सारा नियम कानून बैंकिंग में आरबीआई ही डिसाइड करता। बैंक दर क्या होगा, ब्याज दर क्या होगा, सारा का सारा रेपो दर क्या होगा, विपरीत रेपो दर क्या होगा, सारा सारा बैंक ही क्या करता था, डिसाइड करता था। सॉरी, आरबीआई बैंक ही क्या करता था, डिसाइड करता था। ये उदारीकरण से पहले था। लेकिन उदारीकरण लागू होने के बाद, उदारीकरण शुरू होने के बाद जो आरबीआई एक नियामक के रूप में काम करता था, कंट्रोलर के रूप में काम करता था, कंट्रोलर की जगह पर वो सहायक रूप में काम करने लग गया। सहायक का मतलब यह है कि अब जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बाजार शक्तियों के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। किसके द्वारा? बाजार शक्तियों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बाजार शक्तियों द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। आरबीआई इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये बैंकिंग क्षेत्र संबंधी सुधार किए गए, बैंकिंग क्षेत्र संबंधी सुधार किए गए। यानी आरबीआई एक नियामक की जगह पर एक सहायक के रूप में काम करने लग गया, कंट्रोलर की जगह पर एक फैसिलेटर के रूप में काम करने लगा, यानी नियामक के रूप में, और नियामक की जगह पर एक सहायक के रूप में काम करने लग गया। ये सुधार किया गया उदारीकरण के पश्चात। यानी आरबीआई अब बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर्क्रिया द्वारा सारे के सारे निर्णय लेगा। बाजार शक्तियों की स्वतंत्र क्रिया द्वारा सारे सारे निर्णय लिए जाएंगे। उसके बाद आया राजकोषीय सुधार। राजकोषीय सुधार का मतलब यह है, ये सरकार की आय और व्यय नीति होती है। सरकार की आय और व्यय नीति यानी सरकार कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च करेगी, कहाँ कहाँ पर पैसे क्या करेगी, कहाँ कहाँ से पैसे क्या करेगी, कमाएगी। तो ये सरकार की आय और व्यय नीति होती है। इसमें सुधार क्या किए गए? कर सुधार किए गए। कर सुधार, कर के अंदर दो प्रकार के कर, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है तो व्यक्ति स्वयं उसका भुगतान करता है। प्रत्यक्ष कर, आय कर, उपहार कर, संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है व्यक्ति स्वयं उसका भुगतान ना करके किसी अन्य पर क्या कर देता है, टाल देता है। वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो ये दो प्रकार के कर हैं। उदारीकरण के पूर्व देश की कर प्रणाली बहुत ही जटिल तथा अस्पष्ट होती थी। उदारीकरण से पहले देश की जो कर प्रणाली थी काफ़ी ज़्यादा जटिल थी, लेकिन उदारीकरण के पश्चात इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया गया। जटिल की जगह पर इसे काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया गया। उसके बाद बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधार। बाहरी क्षेत्र संबंधी क्या सुधार किए गए? बाहरी क्षेत्र संबंधी दो सुधार किए गए। बाहरी क्षेत्र संबंधी दो सुधार किए गए। विदेशी विनिमय सुधार किया गया, विदेशी व्यापार नीति सुधार किया गया। विदेशी विनिमय सुधार किया गया और विदेशी व्यापार नीति सुधार किया गया। विदेशी व्यापार नीति क्या सुधार किया गया और विदेशी विनिमय सुधार किया गया? विदेशी विनिमय सुधार सन 1991 से भारतीय रुपये का अवमूल्यन करने से विदेशी विनिमय सुधारों का आरंभ हुआ। 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है, भारतीय रुपये का अवमूल्यन का मतलब यह है जब सरकार जानबूझ करके घरेलू करेंसी की वैल्यू विदेशी करेंसी के सामने क्या करती है, कम करती है, उसकी वैल्यू कम करती है, डिवैल्यूएट करती है, तो उसे घरेलू करेंसी का अवमूल्यन कहा जाता है। जानबूझ करके सरकार विदेशी करेंसी की वैल्यू क्या करती है, कम करती है, तो उसे घरेलू करेंसी का अवमूल्यन कहा जाता है। घरेलू करेंसी का अवमूल्यन कहा जाता है। घरेलू करेंसी के अवमूल्यन करने से इसका मतलब ये है कि अब विदेशी रुपयों से घरेलू अर्थव्यवस्था में पहले से अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। इससे क्या होता है, विदेशी पूंजी देश के अंदर प्रवाहित होगी, और जब विदेशी पूंजी देश के अंदर प्रवाहित होगी तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो इसलिए विदेशी करेंसी के सामने घरेलू करेंसी की वैल्यू को किया जाता है, कम किया गया। तो 1991 में घरेलू करेंसी का अवमूल्यन किया गया। घरेलू करेंसी का अवमूल्यन किया गया। उदारीकरण के पश्चात विदेशी व्यापार नीति में भी क्या आया, सुधार आया। उदारीकरण के पश्चात विदेशी व्यापार नीति में सुधार आया। क्या सुधार किए गए? आयात तथा निर्यात के अनेक मदों से
सीमा शुल्क की पाबंदियाँ जो पूर्णतः हटा दी गई। जो सीमा शुल्क लगता था, टैरिफ शुल्क आयात और निर्यात कर लगते थे, वो पूरी तरीके से हटा दी गई या फिर उनमें क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। घरेलू उद्योग को संरक्षण देने की नीति भी समाप्त। जो घरेलू उद्योग को संरक्षण दिया जा रहा था, यानी विदेशी वस्तुओं को देश के अंदर आने से रोका जा रहा था, वो नीति भी क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। कोटा तथा सीमा शुल्क नीति का स्थान अब बाजार प्रतियोगिता ने ले लिया। यानी जो कोटा निर्धारित था, भाई तुम इतना आयात कर सकते हो, जैसे सीमा शुल्क नीति जो थी, अब उसके स्थान पर कोटा की जगह पर और सीमा शुल्क के नीति के स्थान पर अब बाजार को एक प्रतियोगिता बाजार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। प्रतियोगिता बाजार यानी विदेशी वस्तुओं को देश के अंदर लाया जाएगा और उससे प्रतियोगिता की जाएगी।